माँ अहिल्या की नगरी में माँ नर्मदा के स्मरण के साथ आदरणीय मालिनी अवस्थी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्वाभाविक रूप से हम सभी लगातार विभिन्न विषयों को सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी विषय परिवार के बिना अधूरा है। ये जो सत्र है संस्कृति और साहित्य में परिवार, इस विषय पर हम दीदी से बात करना चाहेंगे। किस प्रकार से हमारी लोक परंपराएं, लोक कला, साहित्य, संस्कार की जब बात होती है, कैसे परिवार उससे जुड़ा हुआ है। हमारी पुरातन परंपराओं को देखते हैं, लेखन को देखते हैं, मंत्र, श्लोक, उच्चारणों को देखते हैं, विवाह गीतों को देखते हैं, मंगल कामनाओं को देखते हैं। जब इन सब की तरफ दृष्टि करते हैं तो अपनी कुटुंब परंपरा का स्मरण ये सब कराते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि आज इस अत्यंत हृदय स्पर्शी विषय के लिए ऐसे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत लंबी यात्रा करके आप हमारे बीच में आए हैं और पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी दीदी लगातार पूरे देश भर के साथ विदेशों में भी प्रवास करती हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न दीदी ये है कि लोक संस्कृति, लोक परंपरा को आपने गायन के माध्यम से किस प्रकार से स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसे समय में जब बहुत मुश्किल होता था अपनी परंपराओं के साथ बाहर निकल करके इन सब चीज़ों को स्थापित करना, आज जब हम देखते हैं तो पूर्ण रूपेण इस प्रकार से साहित्य के साथ, संस्कृति के साथ वो सब स्थापित रूप में दिखाई देती हैं। आप इसको किस प्रकार से देखती हैं? सबसे पहले तो आप सभी को सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बसंत के महीने में हम सब लोग यहाँ पर बैठकर इतनी सुंदर और सार्थक चर्चा और नर्मदा साहित्य उत्सव में आपने मुझे आमंत्रित किया है। मैं पूरा सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माला जी, 2 वर्ष पूर्व भी आमंत्रित किया गया था, मैं आ नहीं सकी और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अब की बार मुझको ये संदेश ध्यान में रह गया कि मुझे यहाँ बुलाया गया। इसलिए मैंने स्वयं फ़ोन करके कहा कि इससे पहले कि कोई मन में भ्रम डाले, क्योंकि इंदौर आना वैसे भी एक आशीर्वाद लेना है। आप जैसे सभी सुधीर और विद्वान श्रोताओं और दर्शकों को क्या बताना, लेकिन जो आज का विषय है मुझे लगता है मैंने उसको जिया है। कई बार हम ऐसे वक्ताओं को सुनते हैं या कभी कभी वक्ता विषय पर बोलता है, मैं तो आज अपने जीवन और अपने अनुभवों पे बोलूं तो भी आपको लगेगा कि शायद यही विषय है जो विषय है। और विषय आपका है साहित्य और संस्कृति में परिवार। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपनी आँख खोलता है, उसकी जो बुनियाद है, उसके जो जीवन मूल्य हैं जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, वो सब परिवार की आधारशिला पे ही निर्मित होते हैं। अब उससे आज जीवन शैली में बड़ा अंतर आ गया। हम जब पैदा हुए, बड़े हुए, तो हम पर कई लोगों का असर पड़ा। सिर्फ माँ और पिता का नहीं पड़ा, दादी का पड़ा, पिता से ज़्यादा प्रारंभिक वर्षों में ताऊ जी का पड़ा और माँ से अधिक मेरी ताई जी का पड़ा। तो ये कोई बोले, आज लोग कहते हैं कि माता पिता, आज के बच्चे माओ को, क्योंकि एकल परिवार है, संयुक्त परिवारों की जो अपब्रिंगिंग थी, संयुक्त परिवार कहना भी परिवार का अपमान है, क्योंकि परिवार परिवार होता है। और मेरे पिता अपने परिवार में पहले थे जो डॉक्टर हो गए तो घर से बाहर निकले, विवशता वही जो सबकी है रोटी की। तो दादी साथ आई, दादी साथ रहती थी, लेकिन पिताजी के भीतर एक बड़ा अपने संस्कार, बोली और परिवार के सारे आयोजनों को लेकर, कोई भी कार्यक्रम हो उसको लेकर के बड़ा एक हट था। आग्रह नहीं, हट कहूँगी, क्योंकि वो उनका हट था तो माँ को मानना ही पड़ता था कि 1-1 महीने जाके रहना है, 15-15 दिन रहना है। तो उसके कारण हमने जिस प्रकार का वातावरण देखा, परिवार का उल्लास देखा और एक सहयोग की भावना देखी, एक सामूहिकता का स्वर देखा, मुझे लगता है मैं आज ये होती नहीं, सामूहिकता की अभिव्यक्ति यानी लोकगीतों को गा ही नहीं रही होती थी, मेरी ऐसी परवरिश नहीं हुई होती तो। क्योंकि जिन गीतों में कोई ताई झांकती हुई आती है या कोई ननद भौजाई आपस में ठिठोली करती हुई दिखती हैं, जहाँ भाभी अपने पति को जो नहीं, या सीता राम को जो नहीं कह पा रही, लक्ष्मण से कह रही हैं, ये बातें या दृश्य उसी को समझ में आते हैं जिसने जिया हो और देखा हो। और मैं अब अगले महीने 60 वर्ष की हो जाऊंगी, यानी मैंने
उस पीढ़ी में जन्म लिया, परिपक्व हुई, जब परिवार के बंधन छिन्न भिन्न ऐसे नहीं थे। और मुझे लगता है हम सब का ही दायित्व है पहले तो कि अपने विरासत में बच्चों को उत्तम शिक्षा, जीविकोपार्जन करने योग्य, अच्छी नौकरी के योग्य बनाए कि न बनाए, एक सशक्त परिवार की सुरक्षा की भावना अपने बच्चे को जरूर दें। और ये तब होगा जब पोते से दादी दूर न रहे, जब नानी की कहानी सुन के बच्चा सोए। पहले माएँ असुरक्षित नहीं थी, भेज दिया मौसी के पास है 4 दिन। ये एक आजकल बच्चे इतने को भुला जाते हैं इतनी जल्दी। हम लोग क्या हिम्मत नहीं थी, आपको भी हम क्या बोले, आप लोग बोल नहीं सकते थे कि घर में किसी ने मारा। पता था यदि बोल दिया, शिकायत की तो और एक मार पड़ेगी। अधिकार है, जरूर कुछ किया होगा तभी मामा ने मारा, मौसी ने मारा, चाचा ने मारा। पिट गए तो ये बता नहीं सकते थे। और ये तो वे खून के रिश्ते, मोहल्ला इतना बड़ा परिवार होता था। मैं अब सोचती हूँ माला जी, गोरखपुर में हमारे यहाँ मेरा कुछ मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग पालन पोषण भी रहा है। ये पिताजी डॉक्टर थे, किराए के घर में रहते थे। एक उपाध्याय जी थे जिनका बड़ा आता था गोरखपुर में। तो हमारे पड़ोसी देखिए कौन कौन, इधर पिताजी, यहाँ वो उपाध्याय जी जिनके 4 लड़के और साथ में माता पिता, वो संयुक्त परिवार खलीलाबाद गोरखपुर का था। इधर एक राशन में इंस्पेक्टर थे, उनका परिवार रहता था, 7 बच्चे थे। उनके बगल में एक पंडित जी रहते थे, पारसनाथ दुबे, जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और पूरा मोहल्ला मिलकर के उनकी शिक्षा की व्यवस्था प्रबंध देखता था, बदले में सारे बच्चों को पढ़ाते थे। हमारे बगल में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, नया युगल जोड़ा आया था विवाह करके, उनके बगल में एक पान वाला था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लॉट था जो खाली पड़ा था, उसकी देखदारी एक रिक्शे वाला करता था, उसकी पत्नी। और जो मकान मालिक ने, और हमारे जीते जी जीते जी कह रहे, हमारे सामने ही बचपन में ही एक घर और बनवा दिया। तो उसमें एक यंग लॉयर, एक वकील जिसकी नई नई शादी हुई, वो भी रहते थे। तो हम ये आपको बता रहे हैं 10 से 18 वर्ष का जो हमारा अनुभव, जो सबसे ज़्यादा सजग इंद्रियां होती हैं ग्रहण करने के लिए जीवन के अनुभव। तो मैंने देखा एक रिक्शे वाला, उसके परिवार दोस्ती, राशन इंस्पेक्टर उनसे दोस्ती, पंडित जी उनसे दोस्ती, माँ को देख रही उनको धन देते हुए, और वो दादी जी उनके संग दोस्ती। तो जाति पाति धर्म कर्म कौन क्या करता था ये कभी चर्चा हुई ही नहीं। और बहुत बड़ा कारण पिताजी का इसलिए था कि वे डॉक्टर थे सरकारी अस्पताल में, तो जाति पाति भेदभाव तो हमने मानी नहीं। तो ये माँ को मालूम था कि यदि हम सुबह से निकल गए हैं और 4 बज गए शाम को, तो उन्हें पता था भूखी नहीं रही होगी, खाना तो मिल गया होगा। ये दुर्भाग्य से आज माँओं को संतोष नहीं है, ना विश्वास। 4 बजे घुसी है घर में तो माँ नहीं कहती थी कुछ खाओगी, खा लिया, पता है कहीं पर निपटा कर भोजन आई होगी। और इतना बड़ा वो परिवार था ना, जहाँ पहुँच गए 1-1:30 बजे बच्चे बैठे हैं, तो जो बना है, लौकी रोटी है, दाल चावल, वो सब खाएंगे। तो परिवार की जो परिभाषा है, मुझे लगता है ये इतनी बृहद हमारे भारतवर्ष की रही है। इसीलिए कहते हैं कि यदि कुटुंब स्वस्थ है तो राष्ट्र स्वस्थ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर घर में रामचरितमानस या रामायण इसीलिए पढ़ी जाती है कि एक आदर्श व्यवस्था परिवार की, कि वो कैसा परिवार हो। कैसा परिवार हो तो ऐसा परिवार हो जहाँ राम जैसा पुत्र हो, जहाँ भरत जैसा भाई हो, जहाँ लक्ष्मण जैसा भाई हो, जहाँ शत्रुघ्न जैसा भाई हो, और कोई एक नहीं सभी त्याग करते हैं, तब जाके परिवार बनता है। बहुत सुंदर दीदी। स्वाभाविक रूप से भारत की जो परिवार व्यवस्था है, जो कुटुंब परंपरा जिसके विषय में हम सोचते हैं, वो तो यही है। बिल्कुल। आजकल देखने में आता है कि प्रगतिशील साहित्य को आधार बना करके बहुत सारे लोग इस प्रकार के विषयों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी परिवार परंपरा पे ही सबसे बड़ा आघात दिखाई देता है। आज की जो पीढ़ी है एकल परिवार में आनंद पाती है। आज की पीढ़ी सोचती है कि माय वे हाई वे, डिंग फैमिली के लिए बच्चे सोचते हैं डबल इनकम नो किड्स, परिवार की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं ही पर्याप्त हैं। तो ध्यान में आता है जब हम साहित्य की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो किस प्रकार का जो साहित्य है जो पारिवारिक विघटन का कारण बनता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? देखिए, बात यह है कि आपने एक साथ 3-4 विषयों पर
बात करी है यहाँ पे। पारिवारिक विघटन ही नहीं, अपितु जो आपने बोला कि जो जीवन शैली एक आ गई जिसमें कि स्त्री मुक्ति एक बहुत बड़ा विषय है, कि नारी को लगे कि वो बहुत बंधन में बंध चुकी, और उसको ये जब फ्री मूवमेंट आया, हमने 70s में देखा विदेशों में भी कि नारी, और ये 8 मार्च को एक दिन विमेंस डे मनाया जाने लगा, जो दुर्भाग्य से भारतवर्ष में भी मनाया जाता, मुझे क्षमा करेंगे कहने से, जहाँ पे नवरात्र में पूजा की जाती है, जहाँ हर स्त्री और बालिका में देवी देखी, हम क्यों साल में एक दिन मनाए फादर्स डे, मदर्स डे और विमेंस डे? ये तो उनका स्तर बहुत छोटा करके आंकना हो गया। लेकिन बात एक है कि वैश्विक स्तर पर स्त्रियों को लगा, और मैं फिर भी कह सकती हूँ कि वैश्विक स्तर पर स्त्रियों को लगा तो सही लगा। आज भी अमेरिका में बन नहीं पाया कोई राष्ट्रपति महिला, तमाम कोशिशों के बावजूद। लेकिन हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे आप यदि दक्षिण एशियाई देशों में देखें तो स्त्री के हाथ में किसी भी विचार के हो, सत्ता देने की प्रवृत्ति लोगों की रही है। क्योंकि हमारे यहाँ नारी पूजन प्रवृत्ति में, बांग्लादेश देख लीजिए, आप लंका देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, स्त्री के हाथ में सत्ता। ये क्योंकि मूल तो वही है ना कि हमने स्त्रियों को अधिकार दिया, लेकिन जब शोषण उन्हें लगा उनका हो रहा, और एक विचारधारा विमेन लिब की आई कि उनको स्वतंत्रता चाहिए। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप स्वतंत्र हो जाइए। अब आप स्वतंत्रता क्या मांगेंगे? आप मांगेंगे ऐसी जगह चला जाऊं जहां काम न मिले। आप 2 दिन जाके देखिए, तीसरे दिन रह नहीं पाएंगे। मनुष्य बंधन में बंधने के लिए ही तो जन्मा है। ये बंधन है जो हमें बांधे रहता है, प्रेम का, कर्तव्य का। कितना बंधना भी आपका खुद का निराकरण। कोई कारण है कि जितने निर्गुण हमारे यहाँ लिखे गए उसमें माया स्त्री को कहा गया कि वही बांधती है, वही खींचती है, कि कर्म धर्म क्या वही बताती है। घर चलाओ, रोटी कमाओ, बच्चों को पालो, क्योंकि वही एक सृष्टि की ऊर्जा है। जैसे गौरा माई है हमारी, पार्वती जी है। अब स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता के लिए हमें पढ़ना है और अपने मन का काम करना। बिल्कुल ठीक है, माता पिता ने कहा, विशेष रूप से हमारी पीढ़ी के पिताओं से ज़्यादा माताओं ने कहा कि हम प्रतिभाशाली थे, हमें समय नहीं मिला, हमें वो माहौल नहीं मिला, मेरी बेटी को मैं आगे ले जाऊंगी। माओं ने किया ये, मैं बता दूं, ये माओं की महत्वाकांक्षा और अभिलाषा थी, मेरी बेटी आगे जाए। बेटी आगे आई। अब जो बेटी बेटे के साथ उतनी योग्य है तो समाज तो वही रहा। योग्य कन्या का वर ढूंढना सबसे बड़ी कठिन काम। कब रविंद्रनाथ टैगोर जी लिख गए थे, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी के लिए वर नहीं मिल पा रहा था, आज से 100 साल पहले टैगोर लिख के गए। आज भी है। मीडियोकर लड़के के साथ आप या तो समझौता करते हैं या फिर कन्या कहती मन का वर क्या करेंगे उसका। हम तो गंधर्व सेवित राष्ट्र कहे गए हैं। कैसा भी प्रेम हो, कैसा भी विवाह हो, होने के बाद तो फिर आपको निभाना है। अब उस निभाने में उसकी कोई डिकोडिंग नहीं है कि कोई किताब निकली हो कि किसको क्या करना है, कब उठना है, कौन से काम तुम्हारे, कौन से काम हमारे। ये हमने मिलकर के बांट लिए कि किसका क्या कार्य। लेकिन जब वो स्वतंत्रता यह विकृति धारण कर ले कि विवाह ही नहीं हो रहा है, नहीं करना है, और आपकी ने भी जो बात बोली मैं उसको आगे ले जा रही हूँ कि आज 30-35 साल के लड़के और लड़कियां सभी निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। निर्वाण की स्थिति कब आती है भाई? वो बहुत देख लिया, अब क्या रखा है जीवन में? देख लिया, जी लिया, भोग लिया। तो जो भोगवाद संस्कृति में जो यदि पल बढ़ रहा है तो वास्तव में उसने 35 साल में जीवन में जो आपके पुरखन नहीं देखा, आपने देख लिया, कर लिया। अब निर्वाण है, अब विवाह करके क्या करना है? बच्चे डबल इनकम जो बोला इन्होंने, नो चाइल्ड डिंक, क्योंकि दायित्व नहीं लेना, जिम्मेदारी नहीं लेना है। जिम्मेदारी से बच रहे हो, डर रहे हो। नौकरी जाने में डर नहीं लगता, बॉस की फटकार खाने से डर नहीं लगता, नखरीली पत्नी है तो उसके पीछे पीछे जी हुजूरी करने में डर नहीं लगता। बच्चा कैसे पैदा करें, कौन स्कूल ले जाएगा, इसकी जिम्मेदारी क्यों ले? सच तो ये आप अपने आप से डरते हो
आपको ये पता है कि जितना परिश्रम आपके माता पिता ने किया आप नहीं कर सकते। कल एक महिला का मैंने ट्विटर पे उस पर कॉमेंट किया, एक टीचर दिल्ली के सरकारी म्यूनिसिपैलिटी के विद्यालय की एक टीचर ने बड़ा अच्छा जागरूकता के लिए अनाउंस करके वीडियो बनाया कि मैं आज मंगलवार का दिन है, इन सब बच्चों का टिफिन खोल करके आज दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, कहने को छोटी सी बात है और मुश्किल से 1.5 मिनट का वीडियो में सबका नाम लेती जा रही है और खोलती जा रही है। क्या आप यकीन करें, कोई मेरे टाइमलाइन पे जाएगा ट्विटर पे, एक्स पे, तो उसको दिख जाएगा। मैंने उसको रिट्वीट किया, कोट किया, उसमें 20 में से 10 के टिफिन में ले और अंकल चिप्स के छोटे 5 रुपए वाले पैकेट्स, 3 के पैकेट में मैगी था। अभी आप देख सकते हो, मैं बात कर रही हूँ, यू कैन गो ऑन माई ट्विटर हैंडल। और 2 के उसमें तो एक में सिर्फ एक सेब कटा हुआ, एक में एक अंगूर था, एक में अंगूर के गुच्छे थे और केला था, एक में 2 ब्रेड मक्खन लगी हुई, सिर्फ एक बच्चे की पराठा सब्जी थी। और ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली है, यानी कि यदि 8 बजे का स्कूल होगा तो 6 बजे निकला होगा बच्चा और 3 बजे यानी 10 घंटा या 8 घंटा घर से बाहर है, एक से अंकल चिप्स, लेज। बात पौष्टिकता की है ही नहीं, टिफिन माँ का प्यार है, बच्चे का टिफिन माँ की परवाह है। सुबह उठ के टिफिन जब माँ बनाती थी, हम लोग कितना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये बच्चा, इसकी ग्रोथ स्टंट नहीं होगी, ये बच्चा रोगी नहीं होगा। और तो और इस बच्चे को अपने मन में अपने माँ के प्रति क्या कद्र होगी। हम लोग अपने लाइफ टाइम में बोल पाए हो ना बोल पाए हो, आप जो कुछ हैं अपने माता पिता का सिर्फ एक्सटेंशन है इस जन्म में। आप रोज उनकी पूजा करते हैं और रोज सोचते हैं कि मैं जो बना, उनकी डांट बुरी लगती थी, उनकी बात बुरी लगती थी, लेकिन जो है सब उनकी वजह से। ये जो आज मैं देख रही हूँ, हमारी बेटी के बहुत सारे मित्र हैं, ब्याह नहीं करना। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करना, तो सब मेरे पास भेजते हैं कि जरा आंटी इनकी जरा काउंसलिंग कीजिए। अब क्या है कि 35 साल में 3-4 कन्याओं के साथ रह चुके, मिल चुके, जरूरत से ज़्यादा जान चुके, इतना जान लिया कि अब जानने की कोई इच्छा बची नहीं, और इतना घबरा भी गए उस जानने के बाद कि लग नहीं रहा कि एक पटरी चल पाएगी। हम लोग की जब शादी हुई तो लड़का लड़की को फ़ोन पे बात नहीं करने देते थे, तो लोग कहते थे कितने दकिया न्यूज़, कितनी जगह फ़ोन पे बातचीत शुरू और शादी होने से पहले टूट गई, और बड़ी बेकार बेकार बातों पे टूटी है, खाली फालतू, कभी कभी संवादहीनता पे और कभी बकलौल संवादी पर, दोनों पे। तो कोई कारण होता था कि भाई लिहाज था, मिलते थे, और जब पति पत्नी मिलते थे तो मिलने के लिए एक उत्सुकता थी, जानने की उत्सुकता थी। और पीछे चले जाएं, आपने मेरी पुस्तक का जिक्र किया चंदन किवाड़ का, उसमें मैंने अपनी ननिया सास का एक पूरा उनको उद्धृत करते हुए, यदि आप इजाज़त दें तो बताऊं मैं बात। मेरी नानी, मतलब पतिदेव की नानी, हमारी ननिया सास किशोरी शुक्ला जी, नाना स्वतंत्रता सेनानी थे, बांदा की बात है, अंग्रेज़ों का ज़माना, और 30-40 का ज़माना। नानी नई नई ब्याहता आई, तो ऐसे ही नाना की मृत्यु हो गई, नानी के विवाह के 4-5-6 साल बाद। मेरी सास 2 साल की थी जब उनके पिता का साया उठ गया। तो मेरठ में बैठे हुए थे साथ में, वहीं की बात है, और आग ऐसे ही ताप रहे थे फायर प्लेस में। अम्मा से, हमने नानी से पूछा, अम्मा बोलते थे, हमने कहा अम्मा ये बताओ नाना देखे मैं कैसे रहे। अब क्या करें, दिन भर बात करनी है तो ऐसे ही पूछ दिया, अपनी मूर्खता से के कारण, नाना देखे मैं कैसे रहे। उनके मुंह से तुरंत जवाब निकला, क्या बताएं बहुरिया का बहू देखा ही नहीं। वो बात हमको एकदम से लगा कि मतलब मैं क्या पूछ गई, और मैंने एकदम से, हमने कहा चलो कोई और बात करते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल वहीं पहुंच गई थी जब उनके सानिध्य में थी, उनके साहचर्य था। और बोली एक बार एक बेर
मुंडेर पे खड़ा रहे तो हम एकदम घूंघट निकारी के निकरी देखी बदे तभी ननद निकरी आई, बोली चलो भीतर। हम बस डिराई के चली आई तो मैं चुप रही। बोली वो टाइम बिजली उजली ना रही हमरे के गाँव में, और संग साथ बहुत बुरा माना जात रहे, तो सांझे आवत रहे और भिनसारे चल जात रहे, कबो चेहरा देखा ही नहीं। और मुझे गीत याद आया, क्योंकि मैं गीत क्यों गाती हूँ, इसीलिए गाती हूँ क्योंकि वो ऐसी जीवंत अभिव्यक्तियां हैं कि हमारे यहाँ गीत एक है अवध का ही, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, दिन की बैरन सास ननदिया, रात की जुन हैया अटरिया, रात की जुन हैया अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो। जो युवा ना समझ पाए हो, मैं डिकोड कर दे रही हूँ गीत। चांदनी इस तरह से तुम मत आज प्रकाशित हो। अटरिया यानी आजकल का टेरेस, छत पे तुम्हारे चमकने से सब कुछ चुगली हो जाएगी। क्या? दिन की बैरन सास न दिया, दिन में तो वही शत्रु है, और रात की जुनहिया, जुनहाई बोलते हैं चांदनी को, रात की ये बैरन चांदनी। अब आगे देखें, पैर दबाए मैंने सासू सुलाए दिनों, ननदी बड़ी मन बढ़िया अटरिया। मन बढ़ हमारे यहाँ पे एक विशेषण है, नंदे होती भी मन बढ़, जिसका मन बढ़ा हुआ हो। क्या है? जैसे कहा नहीं चलो भीतर, ये मन बढ़िया, मन बढ़िया नहीं, बढ़ा हुआ मन, वो वाला मन बढ़िया। ननदी बड़ी मन बढ़िया अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, कंगना पहनाए मैंने ननदी विदा की, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया। इस समय उनको भी गवा से सूझ रही, चले आए गाते हुए जेठ। तो खास खखार मैंने जेठा विदा की, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, घड़िया पहनाए मैंने देवरा विदा की, रोवन लागे ललना अटरिया, रोवन लागे अरे ललना अटरिया। और अंत सुनिए जहाँ पे आंखें भीग जाती हैं, दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनों, दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनों, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया। अब ये एक परिवार का वर्णन है, और परिवार में एक पत्नी की अपने पति से मिलने की कामना भी है, जिसमें परिवार की वर्जनाओं, परिवार की मर्यादाओं के कारण अब आई मी माई वे हाईवे में तो उन्हें लगेगा भैया पति पत्नी क्यों नहीं साथ रह सकते, सबको हटाओ भाई, घर में क्या जरूरत है पति पत्नी प्रेम करें। अच्छा कर लो प्रेम। तीसरे दिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, मैं ये बात कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, सबसे अप्रतिम साहित्य हमारे यहाँ विरह और वियोग का लिखा गया। मिलन की क्या बात है, इसीलिए निर्गुण पंथियों ने कहा मिलना तो वही होगा। यहाँ आत्मा तो बेचैन है क्योंकि वो ब्रह्म से मिलने के लिए भटक रही है। तो मिलना राधा कृष्ण, इसीलिए राधा कृष्ण, मिलन हुआ कहाँ?
और राम सीता भी इसीलिए क्योंकि कभी मिल नहीं सके। जब विवाह होकर आए 14 वर्ष का वनवास मिल गया, वनवास होकर सुख के दिन आए तो फिर सीता का वन में निर्वासन और राम का अयोध्या में रहते हुए जीते जी मन वन में ही था। वियोग, क्योंकि मिलन, आप यदि गजलें पढ़ते हो, शेर पढ़े तो आप देखें कि हिज्र के फिराक की चीज़ें हैं, वस्ल की बातें नहीं है। इंग्लिश में कीट्स ने कहा है, आर ग्रेटेस्ट थॉट्स आर दोज विच टेल अस ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। यानी मिलने में कौन सी बड़ी बात है। और आज की नई पीढ़ी जो आप बात पूछ रही थी, उन्होंने इतना पा लिया है, माता पिता की ओर से कोई अंकुश नहीं, न कोई बंधन है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। आप लिव इन रहें, चाहे साथ जाके बार में पब में साथ पिए, विवाह के बिना साथ रहें, बच्चा होने के बाद, अभी तो एक कोई कलाकार है जिन्होंने कई सालों के बाद विवाह, मतलब बच्चा बड़ा हो गया, अभी ये घोषित किया इंस्टाग्राम में कि हमने विवाह कर लिया। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। अभी पिछले महीने तो मैंने कहा नहीं, अभी विवाह किया, बच्चा है साथ में इतना। तो ये समाज जहाँ भी जाए, हम कह सकते हैं कि ये देश ऐसा है जिसने सभी मतों की, सभी विचारों को सम्मान दिया है। आपका भी सम्मान है, आप ये रखते हैं, किंतु जो स्थायी है और जो टिका है, तो उसमें आज भी आप याद रखिए कि कोई कारण है। मैंने रामचरितमानस की तो बात कर ली, साहित्य की दृष्टि से महाभारत मुझे इसलिए नजर आता है। कई बार 2-3 विषयों पे हम बहुत सोचते हैं कि कुंती ने किस कारण से कहा कि जो लाए हो खा लो, साथ बांट लो। मेरठ में हमारे कहावत है, जर जोरू जमीन, 3 के कारण युद्ध। जमीन का युद्ध था, इसीलिए अज्ञातवास में थे, वन वन भटक रहे थे पांडव। दूसरी आई स्त्री, कलह न होने पाए, परिवार एक रखने के कारण अप्रिय निर्णय लिया। और सबसे बड़ा निर्णय मिलता है जिनके कारण महाभारत आरंभ होती कि सत्यवती जब शांतनु की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर भी निसंतान मर गए, बल्कि उनके लिए पत्नियां लाने के लिए भीष्म को कहती हैं कि भाई तुम जाओ और लेकर के उनके लिए पत्नियां लाओ। भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके हैं परिवार बढ़ाने के लिए। मैं इसलिए कह रही हूँ बात परिवार की है, परिवार बढ़ाने के लिए इतना बड़ा अपने ऊपर अम्बा का श्राप झेलते हैं और वो लेकर के आते हैं अम्बालिका और इनको तीनों को। उसके बाद भी जब पुत्र नहीं होता, क्योंकि वो सब चली जाती हैं, तो वही सत्यवती मानस पुत्र व्यास को बुला करके कहती हैं संतान उत्पन्न करो, परिवार चलना है, परिवार चलना है। और तब पांडु होते हैं, धृतराष्ट्र होते हैं, विदुर होते हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में हम लोग चर्चा नहीं करते, और सत्यवती की भूमिका की चर्चा हम नहीं करते कि एक मल्लाह की पुत्री थी, लेकिन यद्यपि बलि इतनी बड़ी भीष्म के निसंतान रहने के लिए, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए जो कुछ कर सकती थी, उस परिवार की वजह से महाभारत हुई। और आपको एक किंवदंती बता रही हूँ, उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता मुझे नहीं मालूम है, चूँकि बात की बात चली। मैं मेरठ में रही हूँ, तो मेरठ में एक किताब मेरे हाथ में आई, जाटों का इतिहास। अब ये बात है 2001 की, बहुत पुरानी, 25 साल पहले। उसमें मैं देखकर हैरत में रह गई। उसमें एक उन्होंने किंवदंती लिखी थी, और मेरे इसलिए दिमाग में, क्योंकि देखी इन चीज़ों की ऐतिहासिकता, तो क्योंकि लिखा नहीं है कहीं कि महाभारत में सबका विनाश हो गया, 18 देशों सब आए, युद्ध हुआ, स्त्रियां रह गई, और मरा कौन? राजा मरे, योद्धा रह गए थे, जो साथ में गुलाम लेकर आए थे योद्धा बना के, वो बच गए थे। तो सत्यवती ने कहा कि पुरुष नहीं रह गए इस पूरे क्षेत्र के, तो ये संतानें आप उत्पन्न करिए, संतान उत्पन्न करें ताकि संसार चले। महादेव और देवी को हम ऐसे थोड़ी सृजन की उपासना करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सृजन और उसकी संरक्षण, उसकी रचना, उसका संरक्षण और उसका विस्तार राष्ट्र का पहली इकाई ही परिवार है, कि परिवार होगा तब समाज होगा और तभी देश होगा। बिल्कुल ठीक बात है दीदी। हम जब विश्व की तरफ देखते हैं तो विश्व जो है व्यापार मानता है, और भारत जो है वो परिवार जो है उसको मानता है।
हमारे यहाँ जब हम जीवन मूल्यों की बात करते हैं, प्रकृति से जुड़ने की बात करते हैं, संस्कृति से जुड़ने की बात करते हैं, परंपराओं से जुड़ने की जब बात करते हैं, तो ध्यान में आता है हमारे जितने भी व्रत हैं, त्योहार हैं, ऐसे सारे हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, सब परिवार को जोड़ किस प्रकार से सकते हैं। जैसा आपने अपना अनुभव बताया कि गीतों में हमने हमारा पूरा जो कुटुंब है उसको हम समाहित करके बात करते हैं। हमारे यहाँ जो वैवाहिक परंपराएं जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कुटुंब में बहुत दूर जुड़े हुए कोई लोग भी अगर हैं तो वो भी उस परंपरा का हिस्सा हैं, और स्वाभाविक रूप से वो आत्मीयता, वो अपनत्व जो है वो हमारी उस परंपरा के आधार पर हम सबको अनुभव होता है। आप अपने लोकगीतों के आधार पर लगातार इस बात को केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जो हमारा विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, वहाँ तक प्रसारित करने का प्रयास करती हैं। स्वयं के जीवन में ऐसा कोई अनुभव जो आप हम सबसे साझा करना चाहती हैं कि वास्तव में जो भारतीय परिवार की जो परंपरा है, आज की जो पीढ़ी है उसके लिए उसके माध्यम से क्या संदेश हो सकता है कि वास्तव में जो आज की पीढ़ी जब भारत के परिवार व्यवस्था के बारे में विचार करे और उसके आधार पर अगर अपना जीवन जिए तो वो फिर किस प्रकार से अपने जीवन को देख सकती है। देखिए, एक बहुत गलत प्रवृत्ति हमने समाज में संदेश के रूप में प्रसारित करी। दबना नहीं है, झुकना नहीं है, जबकि हमारी संस्कृति झुकने की रही है। यही बताया गया जितना फलदार वृक्ष है उतना झुकता है। बड़ा सा बड़ा व्यापार, बड़ा सा बड़ा व्यापारिक संस्थान, बड़ा सा बड़ा संगठन, यदि उसका मुखिया विनम्र नहीं होगा, सबको साथ लेके चलने वाला नहीं होगा, वो चल नहीं सकता। आप जिन दफ्तरों में काम कर रहे हैं वहां का बॉस बॉसी होगा, ऑटोक्रेटिक होगा। आप काम छोड़ देंगे या उस मनाएंगे कि कब इसका तबादला हो जाए, या वो टिक ही नहीं पाएगा। मैं ये नहीं समझ पाती माला जी कि इस रहस्य को जानते समझते उसका आरंभ परिवार से क्यों नहीं करते। परिवार में झुकना, सामंजस्य स्थापित करना, ये शोषित होना नहीं होता। ये बात, ये संदेश लड़की लड़के सबको समझना बहुत आवश्यक है। कितना सुख आपको चाहिए भाई, कितना सुख चाहिए। सुख का मतलब आपने जान लिया कि अरे उन्होंने तो ये कह दिया, हम नहीं करें, हम नहीं करें। ये जो तन करके जीवन को समझने और देखने की दृष्टि है, ऐसे लोग एकांत में इतने शुष्क पाए जाते हैं। जोड़ वही पाता है जो दबना झुकना सबको मिलना चाहता है, जिसका ऐसा विशाल हृदय हो, हनुमान जी जैसा, सबको साथ में ले ले। हनुमान जी क्या थे, कितने बलशाली, पता नहीं था वो क्या थे। परिवार के सारे बड़े। और मैं यहाँ पर इसलिए कहती हूँ कि लड़कियों के लिए, सास तो छोड़ दीजिए, बेटियां माओं से आजकल कैसे बात करती। बेटे दिल्ली बंबई में और कई शहरों में माओं को मनाही है कमरे में आने की। ये मैं टीनेज बॉयज की बात कर रही हूँ। 13 साल का लड़का पलट के कहता है, माँ साहब, मॉम यू वर सपोज टू नॉक एंड कम इनसाइड। हमारी जैसी माँ हो तो सीधा दरवाजा अंदर करे और कहे, बेटा हमने पैदा करा, हम तो आएंगे। दिक्कत ये कि माँ भी कह रही है, ओके ओके ओके, आर यू स्टडीइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अरे काहे डर रही हो, डरोगे और डर आएगा। तुम्हारा बेटा है। जैसे एक छोटे पौधे को खाद पानी देना है, लेकिन आंधी पानी के तपेड़े खा के वो बड़ा फलदार वृक्ष बनेगा। तुम्हारा सिखाना भी फर्ज है माँ का। मैं सास बहू वाले में तो जा ही नहीं रही, अभी तो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि बेटियां जब कहती हैं कि माँ बाप को एक 2-4 चीज सीख लिया, चिल मॉम, इट्स ओके, इट्स ओके, नहीं नहीं नथिंग, क्या खाना, नहीं कुछ नहीं, मंगा लेंगे, सब बाहर से खाना आ रहा है, क्योंकि खाना यहाँ पर है। 1 ऐप फूड इज जस्ट 1 ऐप अवे। माँ से कहने वाले बच्चे कहाँ रहे, मम्मी आज वो बनाओ। या जो 10 साल बाद भी कहे, या हमारे जैसे पति, हमारी शादी हो गई तो मैं सामने बोले, अम्मा जैसा सीख लो, तुम अम्मा जैसा को ऐसा गोभी गाजर शलजम अचार बनाती। तो यदि आप उदार बनाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको हम भी सीख लें।
ये एक जो बात है सामंजस्य स्थापित करने के लिए, वो लचीलापन, वो उदारता, वो विनम्रता, मैं बार बार कहती हूँ बच्चों का दोष नहीं है यदि वो आपसे नहीं संवाद कायम कर रहे हैं, आपका दोष है। आप कितना समय दे रही हैं, शाम की क्या प्रैक्टिस डालिए, आप पति पत्नी में 1.5 घंटा बच्चे के संग बात करेंगे, खेलेंगे, आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, नहीं कर रहे हैं। माँ का अलग बेडरूम है, पिता का बेडरूम अलग है, बिकॉज ऑफ टेलीविजन टुडे। आई एम सॉरी, ये है सत्य। और बेटियां भी जो काम कर रही हैं, तो बेटा शादी के लिए लड़का है कि प्लीज़ मॉम, प्लीज़ प्लीज़, तो ये जो प्लीज़ मॉम, चिल मॉम में माएँ जो कितनी बार धिक्कारी जाती हैं, तो मुझे लगता है कि पुरानी माँओं की तरह थोड़ा सा अपनी बात को वजन डालकर, क्योंकि आपको ये भूल जाना चाहिए कि आप भली बन रही हैं बुरी, परिवार का हित किसमें है? परिवार का हित, हमको पिताजी नहीं सुबह उठाते थे 5 बजे पढ़ने के लिए, कितना बुरा लगता था पलंग छोड़ने में, नींद छोड़ने में। वे करते थे, उन्हें मेरी भविष्य की चिंता थी। आप भी करिए, आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। कोई भी आपसे बुरे से बात करे, अभी मैं बताऊं क्यों, बच्चों जो दूर भाग रहे हैं, अलग जा रहे हैं, और जब ये प्रवृत्ति इसी तरह से, विवाह की बात है कि लड़कियां बड़े गर्व से माएँ कहती हमारी बेटी तो चाय नहीं बनाना जानती। अरे भाई, इसमें गर्व की कौन सी बात है? अभी वही बिटिया पीएचडी करने भेज दोगे विदेशी यूनिवर्सिटी, वहाँ खाना भी बनाएगी, पानी भी अपने आप ही गिलास का पिएगी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जंगल में मोर नाचा, किसी ने ना देखा। यहाँ पे सास या भाभी ससुराल बनना है, हमारी बिटिया तो चाय कहाँ। ये जो मिथ्या अहंकार आ गया, हम लोग तो इसमें आनंद लेने वाला परिवार है कि हमारी सास ऐसी थी कि आधा घंटा पता चल जाए 20 लोग आ रहे हो, झटपट खाना तैयार। हम तो ऐसे परिवार के लोग हैं। आप ऐसी बातें करें, ऐसी बातें बताएं और ऐसी परंपरा डालें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ माला जी कि सास का मतलब होता है जो शासन करना चाहती है, सास जो शासन करे, दूसरे घर की पली बड़ी बेटी। और आज तो एक बहुएं आती, उस जमाने में तो 4-4, 5-5 बहुओं की सासें होती थी, अपनी 2-4 बेटियां होती थी भरे, और अपनी सास के संग संग उसको 3-4-5 बहुओं के संग अपनी बेटियों को देखना होता था, अपनी चचिया सास को देखना होता था। तो आपने देखा वो जमाने में किसी एक का रुआब चलता था, वो जो रुआब चलता था वो शासन जिसका होता है उसका रुआब चलता है। और उस रुआब, शासन यदि आपने मान लिया, शासन नकारात्मक क्यों है? राजाओं का शासन रहा है, सरकार का शासन है, संविधान का शासन है। नियम में जहाँ नियम नहीं होगा उस घर की क्या स्थिति होगी? तो यदि सास ने कहा है कि मंदिर है, पूजा करनी है, 9 बजे पति चले जाते हैं ऑफिस, सब नाश्ता साथ करेंगे, इसमें क्या बुराई है? नहीं आपको लेकिन अवहेलना करनी क्योंकि आप पे थोपा जा रहा है। यही कन्या 8:30 पे ऑफिस पहुंचेगी क्योंकि नौकरी में तनख्वाह मिल रही है। आई एम सॉरी, ये इतना बड़ा पाखंड है, इतना बड़ा पाखंड है। फॉर अ गुड सैलरी यू डोंट माइंड गोइंग आउट ऑफ योर वे टू इवन टेक, मतलब मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप अपने बॉसेस की किसी प्रकार की भी बात को सुनने के लिए बहुत बड़ा दिल रखती हैं, आपको वहां कुछ बुरा नहीं लगता, यहाँ पे छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है। यहाँ पे बेटियों की माँओं का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप ये कहें कि बेटा जैसे हमसे सब कुछ कह लेती थी, अपनी सास से भी सब कुछ कह लो, और जैसे हमारी बात को झाड़ करके फेंक देती थी, अपनी सास की बात को भी झाड़ फेंक दिया करो। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ वैसे वो किसी की माँ है। हम भी तुमसे कहते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है, तुम्हें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं। और जिस दिन, और ये समय लगता है, मेरी सास, जब आपने पूछा मेरी विवाह हुआ जल्दी हो गया, तो मैं ऐसी माँ की बेटी थी जिन्होंने इतने अच्छे रच के संस्कार, मेरी माँ की तो मैं क्या बोलूँ, सबकी माँ माँ होती, मेरी माँ तो अद्भुत थी। और मतलब मैंने उनको वो इतनी बड़ी आधुनिकता परंपरा का इतना अद्भुत सामंजस्य थी वो, कि वे हमारे ताऊ जी के सामने पर्दा करती रहती थी, उन घूंघट करती थी। कुछ सबसे छोटे थे पिताजी, तो 3 ताऊ जी थे, अपने घर की सबसे बड़ी थी, ससुराल में सबसे छोटी हुई, और बड़ी दबंग पर्सनैलिटी की थी। हम तो एको चुनाव न लड़े, वो ज़माने में लखनऊ के महिला कॉलेज की प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ करके हुई थी 52 में, ऐसी असाधारण, हिंदी में MA 50 में। और
गाड़ी चलाने वाली शायद वो सबसे पहली महिला उत्तर प्रदेश की उस जमाने में रही, मोटर चलाती थी। नाना सिटी मजिस्ट्रेट तो एक बड़े प्रशासनिक उसमें जो दम खम वाली, लेकिन हम लोग हंसते थे कि गाड़ी चला रही हैं। हम बगल में फिएट चलाती बगल में, और उधर ताऊ जी सामने से यदि आ रहे हैं रिक्शे से, अपनी साइकिल चलाते थे। ताऊ जी बहुत पहलवान थे, तो फिटनेस फ्रीक थे, वो अपने ऑफिस दफ्तर साइकिल से जाते थे। ताऊ जी यदि आ रहे तो हमारी माँ वहीं पे ब्रेक लगाकर ऐसे करके सीधे यहाँ पर ऐसे करके फिर गाड़ी के यहाँ टर्न से, वो दृश्य भूलता नहीं माँ का। और मैंने देखा और मैंने कहा ये होना चाहिए कि आप जो है आधुनिकता और परंपरा साथ लेके चल सकती हैं, कि आपने किसी का यदि सम्मान कर दिया उसमें आप छोटी नहीं हो गई, दरअसल आप बहुत बड़ी हो गई। ये बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात। हम जब विवाह होकर आए तो हमारे यहाँ उल्टा था, हम घर में सबसे छोटे थे, ससुराल में सबसे बड़े हो गए, सबसे लाडले थे माता पिता के। और हमारा विवाह के बाद ददिया सास ननिया सास दोनों साथ थी, यानी हमें 3 सासें मिली विवाह में। अम्मा थी, अम्मा की माँ थी, अम्मा की सास भी थी, तो तीनों के हम जो है ऐसे पाँव छूते थे। वो सब इतनी परम प्रसन्न, बहुरिया ऐसी आई है, भर भर चूड़ियाँ पहनती है, भर मांग सिंदूर भरती है, सुबह उठ के सबके पाँव छूती है। अम्मा तो हमारी अम्मा थी, यानी हमारी सास थी। और हमारे पति सबसे लाडले पुत्र, उनकी भी उम्र बहुत कम थी जब मेरा विवाह हुआ होगा। मुझे लगता है मैं 21 की थी, अम्मा 47-48 बरस की, जब वे जैसे कहते हैं वो। और उस उम्र में 9-10 महीने में हमारी बिटिया हो गई। तो इतनी जल्दी परिवार, आज मुझे इतना आनंद है कहते हुए कि मैं दादी बन गई हूँ, नानी, और हमारी सास भी है, तो वो परदादी सोने की सीढ़ी चढ़ी उन्होंने। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि छोटी उम्र में विवाह हुआ, सबकी जल्दी शादियाँ हुई हैं। अपने बच्चों की हमने नहीं सुनी, और हमने कहा शादी करिए, बच्चे भी करो, ये तो एक दायित्व बागवानी परिवार का बढ़ाने का तुम लोग का एक कर्म है ही है। तो अम्मा जब कुछ कहे तो हमें डर बहुत लगता था, उनसे बहुत डर लगता था। तो अम्मा कुछ भी कहे, बोले कि अब आंसू काहे निकल आए तुम्हारे। अब हम कुछ बोल ही ना पाए। बोली देखो, ये हम गाना बजाना नहीं जानते हैं, तो इसलिए मीठा मीठा हम नहीं बोल पाते हैं। सुनो हम क्या कह रहे हैं, अरे जरा दिखो तो ऊपर, इधर देखो। तो हमने बड़ी मुश्किल से दिखाया, तो देखा उन्हें आंखों में आंसू भरे। रो क्यों रही हो तुम इतनी जोर से? खाना खाया? हमें हंसी आ गई कि कोई भी बात का यही समझ में आ रहा, खाना नहीं खाया। अच्छा, ये हम लोग का संस्कार था कि कुछ बोल नहीं सकते थे हम लोग, कुछ जवाब नहीं दे सकते थे हम लोग उसके थे। हमने कहा कुछ नहीं। बोले कुछ कहना है? बोले अच्छा जाओ सो जाओ। हम जा करके चले गए, सो आए। तो उस समय मन के मन में हम लोग रखते थे। लेकिन आज वो समय है कि हमारी माँ तो बहुत जल्दी चली गई, हमारी सास ही मेरी माँ से बढ़ कर के इस समय। और आज अवनीश से नहीं, हम ही से कहती है जो कोई काम हो, कोई भी बात हो। हम इधर भ्रमण कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अकुलाहट, अकेलेपन की, वो उन्हीं को होती है। ये धीरे धीरे आता है। यदि आपने 10 दिन में ही बुरा मानना छोड़ दिया, यदि भाई भाई में प्रेम है, ननद के लिए कुछ हो रहा है, और मैं पानी पीकर वो उधर इशारा आपका समझ गई, मैं गानों की तरफ चल रही हूँ। हमारे गाने ऐसे, गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। अब ये गाने कारण से गाए गए होंगे। अरे सास बिचारी थरिया पर से बहुए जी मन जाए, अरे परसों परसों री सास मेरो थाल, जमाना आया बहुवन का। गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। अरे सास बिचारी से जिया बिछावे बहुए पौढ़न जाए, दाबो दाबो री सास मेरो पाँव, जमाना आया बहुवन का।
हद क्या है, सास बिचारी मई के जावे, बहुएं छोड़न जाए, छुओ छुओ रे सास मेरो पाँव, जमाना आया भगवान का। ये वो गीत है जो मन में रह गए, बहुएं कह नहीं पाई और रत जगे नकटोरे में गीत बन करके निकले, जो सामने से कभी नहीं कह पाए लेकिन बुलौआ में रत जगह में जो मन में आया वो कह दिया। इस घर में मेरा गुजारा नहीं ननदी, इस घर में मेरा सासू मोरी आवे सो आवे मोरी ननदी, अरे अच्छा अच्छी कद रोटी बेलू फिर भी कहे री चपटी, अरे फिर भी कहे री टेढ़ी मोरी दीदिया, इस घर में मेरा ससुर मोरी आवे सो आवे मोरी दीदिया, गज भर के घूंघट काढ़ू फिर भी कहे मुंह खोला, अरे फिर भी कहे मुंह खोला मोरी दीदिया, इस घर में। बात ये देखने की है कि इन गीतों के पीछे जीवन दर्शन क्या था, कि इन्हें गाता कौन था, वो भी सास बहू मिल के गाती, ननद जिठानी आस पड़ोस मोहल्ला टोला मिल करके गाता था। जो मन में कहना भी था तो कोई कुंठा नहीं थी, शिकायतें गानों में घुल करके धुल जाती थी, बात वही की वही रह जाती थी। और इसीलिए हमारे पूर्वज इतने विद्वान थे कि कुटुंब का महत्व उन्होंने इतना समझा, मातृशक्ति ने समझा कि कथाओं में गीतों में सारे रिश्तों को सम्मान दे करके, कि विवाह भी तभी पूरा हो पाएगा जब सब रहेंगे। नाम लेके जैसे बुलाना है ससुर जी का, जेठ का, अरे जो आप ये बात कह रही थी कि दी नाम न लो, तो बुरा मान जाते हैं कि हमको नहीं बुलाया। और वो हम लोग क्या गाते हैं, ये इधर खड़ी बोली के अपने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया, तो उसमें सबका नाम लेते, फलाने बड़े कमाऊ, भरी भरी थैली लाते हैं, अब फलाने की अम्मा बड़ी चटोरी, भर भर पत्ते खाती, अरे चाटा पत्ता फेंक दिया रे गलियों में आके शोर किया। तो यदि आपने चाचा कह दिया, ताया कह दिया और फिर उनके इस तरफ के रिश्ते कह दिए कि बुआ कह दिया, तो इधर से फिर वो मामी अमी मौसा टोह लेते हैं। तब आप उनको बोलो कि हाँ भाई उनके मौसा भी बड़े कमाऊ, भर भर थैली लाते हैं, मौसी बड़ी चटोरी, क्योंकि मंगल तभी है जब सभी शामिल हो और उस उत्सव में सभी को जोड़ जोड़ के आना। ऐसे पंजाब में भी है, पंजाब की जो गिद्धा की जो बोलियां होती हैं, आप देखिए एक एक रिश्तेदार का नाम लेकर के बुलाते हैं, क्योंकि उसकी उस उपस्थिति का वहाँ पर महत्व। और मैं इसको यदि और विस्तार में ले जाऊँ, बात शायद थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। हम उस संस्कृति के हिस्सा है माला जी, जहाँ पे हमारे लिए परिवार का अभिप्राय बहुत बृहद है। आप जितने पंचतंत्र की और जातक कथाएं पुरानी पढ़िए, उन कथाओं में क्या था, एक लड़का निकला अपनी बुढ़िया माँ से, उसने कहा कि अब मैं रोटी कमाने जा रहा हूँ, माँ ने 4 रोटी उसको बेल के रख दी। लड़का वो गाँव से निकला, आगे गया तो एक शेर मिला। अब शेर और लड़का बात कर रहे हैं और हिंदी में ही बातचीत हो रही है या संस्कृत जो भी पाली प्राकृत रही हो। शेर बात समझ रहा है, कह रहा मैं तुम्हें खाऊंगा। वो कह रहा अरे भाई मैं तो कमाई करने बुढ़िया माँ के लिए, मैं लौट आऊँ तब तुम मुझे खा लेना। शेर कहता अच्छा मैं प्रतीक्षा करूंगा। फिर वो आगे गए, आगे हिरन मिला, बोलता शेर मिला था क्या। मैं अपने नाती पोतों को कथाएं सुनाती हूँ तो मुझे लगता है हमारे पूर्वज जो हमने जू में लायंस को देख रहे हैं और आज अलग करके बच्चों को बता रहे हैं ये एलिफेंट है, ये टाइगर है। हमारे पूर्वजों ने एक बृहद विश्व की जो सत्ता है, जहाँ हर जीव एक बृहद परिवार का एक अंग है, उसको ऐसे समझाया कि वहाँ पे एक व्यक्ति एक सर्प से बात कर रहा है, घड़ियाल और सर्प की बात मगरमच्छ की हो रही, वहाँ पे एक मनुष्य भी आ गया, मनुष्य मगरमच्छ से बात कर रहा है। आप कहेंगे भैया किस भाषा में बात कर रहे हैं। पूर्वजों की परिकल्पना थी ये एक परिवार है, उस एक परिवार में वृक्ष पशु पक्षी सब एक। हमारे यहाँ गीत मिलता है, मैंने कहा विषयांतर है लेकिन एक गीत है कि किस तरह का कि उसमें रुक्मणी है, रुक्मणी कदम के वृक्ष में जमुना के किनारे झूला झूल रही हैं। झूला झूलते हुए उनका मुक्ताहार है जो कृष्ण ने उनको भेंट किया है और वो गिर जाता है, जमुना जी में चला जाता है। तभी उधर से चातक का एक पंछी का जोड़ा आता है
और रुक्मणी चिल्ला करके एकदम कहती तो रानी है ना, कहती अरे तुम देख नहीं रही हो मैं रो रही हूँ, मेरा मुक्ताहार चला गया, जाओ अभी जमुना में ढूंढ करके मिले लेकर के आओ। तो देखती ऐसे और कहती तुमको अपने मुक्ताहार की पड़ी है, देखती नहीं रात होने वाली, यदि मैं अपने समय पे नहीं पा पाई चातक को तो पूरी रात मुझे बिछोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए तुम राधा नहीं बन पाई, तुम प्रेम का महत्व नहीं समझ पाई, आज भी हार ढूंढ रही हो। ये लोकगीत है हमारे यहाँ। रुक्मणी से संदेशा को इतना बड़ा ज्ञान कौन दे रहा है? चातक का प्रेम का जोड़ा, प्रतीक। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ परिवार, हम उस संस्कृति के हैं जहाँ पर हमने सिर्फ माता पिता मनुष्य ही नहीं, हर जीव जंतु को एक बहुत बृहद, और आज प्रयास होना चाहिए कि हम भी बच्चों को वही शिक्षा दें कि आप अपने से अलग ना करें कि ये श्वान है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये ट्री है, ये ग्रास है। ये सब हम लोगों ने कर करके बहुत कंपार्टमेंटलाइज कर दिया अपनी पूरी सत्ता को, जो सृष्टि की संस्कृति की सत्ता है। ये सब हमारे अंग हैं, और मेरे लिए तो परिवार पूरा विश्व प्रकृति है। जी जी दीदी, मेरी ओर से अंतिम प्रश्न है, इसके पश्चात हम सामने से बात करेंगे। आपने जैसा बताया तो मुझे लगता है वास्तव में मैं भी बहुत जो है सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी सासू माँ भी ऐसे ही मेरी चिंता करती है, और वास्तव में जो हमारा परिवार है जिसके विषय में हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपकी पूरी बातचीत से ध्यान में आया आपके जो नाती हैं और पोता जो है और बिटिया जो है, नतनी अहिल्या और पोता राम, और आपसे जब बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि आप लगातार उनसे संवाद में रहती हैं, और वो बातें जो हैं वो उनके जीवन में भी हमको वैसे दिखाई देती हैं। यहाँ आज की पीढ़ी के जितने बच्चे बैठे हैं, स्वाभाविक रूप से हम सबके मन में है, ये तो पक्का हो गया कि वो जो नैरेटिव खड़ा करने का काम लगातार हो रहा है कि भारतीय परिवार व्यवस्था पर आघात हो रहा है, भारतीय परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार की ओर जा रहे हैं, तो ये मुझे भी पूरा विश्वास है, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको विश्वास है कि आज का जो संवाद है उससे ये तो पक्का हो गया कि ऐसा कोई जिसने भी सोचा है वो कुछ नहीं होने वाला। भारत की जो वास्तव में परिवार व्यवस्था है बहुत सुदृढ़ है, इन छोटी मोटी बातों से नहीं टूटने वाली है। आखिरी में ऐसा कोई संदेश सभी के लिए कि वर्तमान में अधिकार जो हैं वो बढ़ गए हैं, कर्तव्य और परिवार वो थोड़ा सा दुर्लक्ष हो गया है, अंतिम कोई संदेश जो है वो हम सभी के लिए ऐसा कोई कि स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, ये सारा जो विषय है इसके बारे में हमने बात की वो अपनी जगह है, कर्तव्य कैसे हमारे लिए प्राथमिक हो सकता है, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं? मुझे लगता है ये तो पूरे राष्ट्र की बीमारी है इस समय, अधिकार सबको चाहिए, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। तो ये तो बहुत बुनियादी बात है जिसको हम सब, ये तो परिवार क्या, हर वो व्यक्ति जो देश का नागरिक है उसे अपने कर्तव्य, यदि हर व्यक्ति को कर्तव्य अपने जिसका जिसके प्रति, आपके इस प्रश्न को मैंने अलग अलग सत्र में अलग अलग विषयों पर अलग समय बोलते हुए इसको ले लिया है। मेरा संदेश तो लगातार आप ही लोग को ही संदेश था, तो आपने ले ही लिया होगा। नहीं दीदी, बस ये कि जैसे हमारे यहाँ माता का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, पुत्री का धर्म है, पत्नी का धर्म है, उसके बारे में जानना चाह रही थी। अब देखिए, ये वो धर्म है जो आपके जीवन के साथ ही जाता है, प्राण के साथ। ये परिवार में आप यदि जुड़ गए तो आप माता हैं तो माता अंतिम सांस तक रहेंगे, फिर तो आपकी चिता के साथ वो रिश्ता, वो धर्म जाता है, आप अंतिम समय तक माँ होना नहीं छोड़ते। एक कुलपति हैं, एक कुलपति के चयन में हम लोग चयन समिति में मिले, तो उनसे ऐसी बात हो रही थी, तो उनकी माँ का देहांत हुआ था। अब वो बहुत बड़े विश्वविद्यालय के, तीसरी बार विश्वविद्यालय के वीसी बने, तीसरे विश्वविद्यालय के। तो वो कह रहे थे कि हमारी माँ आती थी, कोई भी आता था तो हम लोग बुलाते थे, बैठती थी साथ में, तो बबलू बोलती थी सबके सामने। तो बोले हमारे प्रोफेसर भी बैठे होते थे, तो उनके सामने बोले बबलू खाना खाया कि नहीं, तो बोली हम लोग हंसते थे। मेरी पत्नी को बुरा लगता था कभी कभी कि सबके सामने अम्मा काय बोल देती, तो बाद में उनको टोकती थी। और बोली अभी वो उनकी चिता के संग लौटने पे मैं सोच रहा था कि मुझे बबलू बोलने वाला कोई नहीं। तो माँ का धर्म, माँ तो चिता के साथ ही जाती है, चिंता करना, परवाह करना। मैं मानती हूँ ऐसे ही नहीं स्त्रियों को शक्ति कहा गया है। प्रभु जो स्वयं करने की क्षमता इस पृथ्वी में किसी को दे सकता था, तो इसके लिए उसने स्त्रियों की रचना की। मैं नहीं कर सकता, अब जाओ तुम्हें मैंने धकेल दिया मरते लोक में,
यही रक्षा करेगी। तो वही स्त्री जो 9 महीना पेट में रखे, और 9 महीना नहीं फिर कितने बरस तक ध्यान रखे, और आपके बच्चों के बच्चे हो जाए, वो 80 बरस की हो जाए, तब भी कहेगी कि बेटा ठीक तो हो, मुंह बहुत उतरा, चेहरा उतरा। ऐसे पिता का धर्म हमारे इतिहास में जिन्होंने इस धर्म का वहन किया, निर्वहन किया, उन्हें बड़ा श्रद्धापूर्वक याद किया गया, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी उसी प्रकार स्मरण रखा गया कि आप सीख सकें कि इसकी तरह नहीं होना है। नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम सब जानते हैं पिता का क्या धर्म है, संतान को योग्य बनाना, लेकिन मानवीय मूल्य उनके भीतर पैदा करना। दशरथ को हम कुछ भी कहें, दशरथ की सबसे बड़ी विजय है कि ऐसे 4 पुत्र पैदा करके दिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जिनका कोई दूसरी उपमा नहीं मिलती। पिता सिर्फ परिवार का जीवकोपार्जन करने के लिए दायित्व नहीं उसका, वहां भी सदाचार और अंकुश के द्वारा परिवार को एक रखने का भी धर्म है उसके ऊपर। ऐसे ही बच्चों का धर्म है, पत्नी का धर्म है। अब पत्नी का धर्म, पति का धर्म, दरअसल मैं इसको एक इंडिविजुअल वो मानती हूँ कि यदि मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि मैं यदि मालिनी अवस्थी हूँ और मैं गायिका हूँ, मैं लेखिका हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक स्त्री के अंदर बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं। वो यदि पत्नी हो जाती है तो बेटी होना बंद नहीं करती, वो बहन होना समाप्त नहीं करती, वो बहू हो जाती है तो माँ होना नहीं समाप्त करती है। ऐसे ही वो स्त्री के ही अंदर एक क्षमता है। ये पतियों के सामने संकट आता है कि वो उनकी लैटरल थिंकिंग अलग है उनकी, वो एक ऐसे कंपार्ट, इधर जाएंगे तो इधर ही जाएंगे। स्त्रियां चारों दिशाओं में देख सकती हैं, वो सारे संबंधों में संतुलन स्थापित कर सकती हैं, और संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। अपना काम भी है तो उसमें बहिए मत, यदि परिवार का मोह है तो उसमें भी मत बहिए। स्वतंत्रता अपनी रखिए विचारों की, क्योंकि आपके शिशु को आपसे वही प्रबुद्धता विरासत मिलेगी। पढ़िए लिखिए, अपना मन खुला रखिए, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखिए, लेकिन अनुशासन में यदि आप हैं और परिवार को अनुशासन में रख रहे हैं तो ये ना मानिए कि आप कोई बैकवर्ड है, रिग्रेसिव सोसाइटी है। दरअसल आप सबसे समझदार हैं जिन्हें ये पता है कि ये सृष्टि एक संतुलन से चल रही है, जहाँ पे सूर्य को पता है कब उदित होना है, पृथ्वी को पता है कितने समय में एक चक्कर काटना है। आप भी अनुशासन यदि बना रहे तो वही संतुलन की और जीवन को एक पूरे चक्र में लाने का सबसे बड़ा महामंत्र है अनुशासन और संतुलन। धन्यवाद। 2 प्रश्न आप में से जिनके भी प्रश्न है, कोई 2 प्रश्न यहाँ से ले पाएंगे? हाथ खड़ा करेंगे, माइक आपके पास आ जाएगा। पीछे जी नमस्ते, मैं निशान चित्रे देवास से। वर्तमान पीढ़ी अभी एकल परिवार की तरफ मुड़ रही है, जो कि जिसको वो स्वतंत्रता मानते हैं किंतु वास्तव में स्वच्छंदता है। तो एक संयुक्त परिवार के रूप में हमें ऐसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए कि आने वाली पीढ़ी संयुक्त परिवार की ओर वापस लौटे? बेटा आपने जो बात बोली तो मैं बहुत देर से बोल ही रही हूँ, उसी पर दाएं बाएं उधर ही घूम रही हूँ। एक बात, आपने अपने प्रश्न का अंतिम वाक्य क्या बोला? एक संयुक्त परिवार में हमें क्या सावधानियां और उपाय करने चाहिए कि पीढ़ी का रुझान ऑटोमेटिकली संयुक्त परिवार की ओर मुड़ जाए? जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं आज, इसका सबसे बड़ा विघटन का कारण तो रोजगार ही है ना। आप जब गांव छोड़ करके आदमी निकला, वो स्वतंत्रता स्वच्छंदा स्थितियों को, भाई अपना खाना अपना बनाना, किसी की जवाबदेही नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक रहना। अब जब स्त्रियां भी काम करने लगी तो आज आप देखिए जितनी भी वर्किंग मॉम्स हैं, इस सब वर्किंग मॉम्स को बच्चा पालने के लिए सासों की याद आती है। वो ना आए फिर अपनी माँ को बुलाएंगे। माएँ भी कह देती हैं बहुत समय नहीं रह सकते बेटा, अब 3-4 महीना हो गया। यानी कई जगह मैं जानती हूँ जो लड़कियां बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं,
उनकी सांसें ही वहाँ पे रह करके उनकी नौकरी है, बच्चा हो पा रहा है तो हो पा रहा है। तो मुझको लगता है यदि समझदारी है बच्चों में, जो मैंने कहा कि संतुलन भी यदि है, तो भले उसका एक चेहरा बदल गया हो कि आपको मेट्रो के शहरों में रह करके एक बहुत ही असहज करने वाली जीवन शैली में रहना पड़ रहा हो, लेकिन यदि आपका उदार चित्त है, आप समझदार हैं, तो परिवार जहाँ पर है वहीं पर आप ले आएंगे। अड़ोस पड़ोस से मिलने के लिए कौन मना करता है? हमको किस जीवन शैली ने इतना आत्ममुक्त बना दिया, आत्मकेंद्रित बना दिया कि बगल में कौन रहता है हम उसे नहीं जानते। मैंने अभी बताया कि परिवार तो मोहल्ला पहले हमारा होता था, सिर्फ नाते रिश्तेदारों की बात नहीं है। हम इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे जीवन में इंटरफेयर न करे। एक समय आता है कि हम चाहते हैं कि कोई तो पूछे कि कैसे हो बेटा, कुछ खाया सुबह से? वही मैंने कहा कि 35 साल में सब महानिर्वाण को प्राप्त हो गए आजकल। धन्यवाद। मैं प्रश्न के लिए बाद में व्यक्तिगत पूछेंगे। सबका आग्रह है दीदी, मैया मोरी बाबा को भेजो रही, ये गीत बहुत ही हृदय के करीब है, सब सुनना चाहते हैं। एक महिला प्रश्न ले रही है तो इनका ये अंतिम प्रश्न है। ठीक, बताइए। प्रणाम दीदी, मैं सपना सीपी साहू हूँ। दीदी मेरा प्रश्न है कि लोक संगीत में देवर भाभी, ननंद भाभी, सास बहू के जो रिश्ते होते हैं उनके बीच खट्टा मीठा संवाद होता है, और आजकल जो तनावपूर्ण रिश्ते हो गए हैं तो उसमें लोक संगीत कैसे थेरेपी का काम कर सकता है? मैंने सबसे पहला वाक्य यही कहा था कि वापस यहीं पर आना पड़ेगा। लोकगीतों को सुन करके आपको समझ में आएगा कि हमारी बुनियाद क्या थी। एक कार्य, और खट्टा मीठा आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। ननद भाभी का खट्टा और मीठा ही रिश्ता है, सास और बहू का खट्टा मीठा है, देवर भाभी का मीठा ही मीठा है। आजकल खट्टा हो गया होगा, बट देवर भाभी में हमने खट्टा तो कोई गीत ही नहीं सुना। सारे प्रेम के या भरोसे के, जहाँ पे देवर भरोसा बन करके भाभी का खड़ा है, ननद के तो एक से एक सुंदर गीत मिलते हैं। सास के कई गीत, मैं इसलिए कहूँगी कि मैं इस धारणा को छुटलाना चाहती थी कि सास हमेशा शोषण करती। कई जैसे गाने हैं कि भाई जैसे ना सास गरी आवे ननद गरी आवे, हर दूसरे गाने में आता है। हमारे एक गीत है, बूंदन भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं। बहू सास से पूछ रही है, बूंदन भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं, बूंदन भीजे मोरी सारी, पानी बरस रहा है मेरा वस्त्र भीग रहे हैं, मैं कैसे आऊं। एक तो में झमाझम बरसे, दूसर भीजे मोरी साड़ी मैं कैसे आऊं। इस सास से पूछ रही, कैसे पता चलता है नेह से सनेहा होवे बहुरी, सारी से नाही होए स्नेह। नेह रहेगा, बहू कह रही कि तुम जरूर जाओ, भीगते हुए चाहे जाओ पति से मिलने, क्योंकि यदि नेह रहेगा तो लाखों साड़ी पाओगी। एक साड़ी भीग भी गई तो क्या। ये गुरु बनकर के यहाँ सास कह रही है कि प्रेम पहले है, वस्त्र भीगे तो भीगे। ऐसे गीत है, हमारे जैसे लोगों का काम है। चंदन किवाड़ पे मैंने पूरा एक चैप्टर इस गीत पे लिखा है। आपने भी देखा होगा कि कैसे हमारे अच्छे गाने भी लिखे गए सास बहू के रिश्ते पे, दुर्भाग्यवश उन पे चर्चा नहीं होती है। लेकिन हम लोग तो यही काम ही कर रहे हैं, गा करके ऐसे मंचों पे आ करके कि लोक गीतों में जो हमारा भारतीय परिवार, कुटुंब और जीवन दर्शन और भारतीय मूल्यों के जो दर्शन है वो कैसे प्रस्फुटित होते हैं, उनको मैं दिखाऊं। ये गीत की फरमाइश हुई है। हाँ, सभी का मन है कि ये गीत जरूर सुनना चाहिए, उसके बिना आज का संवाद अधूरा रह जाएगा। नहीं, बिना फरमाइश के मैंने बहुत सुना दिए, वो तो कोई बात ही नहीं। ये जो गीत है इसकी भी पृष्ठभूमि बताना अनिवार्य है, जिसकी फरमाइश आई है। अमीर खुसरो का रचा गीत है। बड़ी सुंदर परिकल्पना है। सावन में बेटियां मायके आती हैं, सावन में राखी होती है, सावन में गुड़िया यानी नागपंचमी होती है, सावन यानी खेलने का, झूला झूलने का, कजरी तीज का। तो 1 महीने का पहले परंपरा थी
कि 11 महीने ससुराल, लेकिन 1 महीने को थेरेपिक था कि लड़की फिर से एक मायके में आकर नई अपना बचपना जी करके जाए पुरानी सखी सहेलियों से मिलके। अब आजकल तो क्या है, आधा घंटा को गई मायके, मायका नहीं लगता, ससुराल पियो के घुटने से सास के पाँव, ससुराल नहीं लगता। वो वैसे ही जीना पड़ेगा उन रिश्तों को। तो बेटी माँ से कहती है, पिता से तो कह नहीं सकती कि मुझको बुलाओ, सावन आया। और माँ बता रही है कि क्यों नहीं तुम आ पा रही हो, तो दिलासा ही देने के लिए शब्द उसके पास कारण नहीं बता सकती क्यों नहीं आ पा रही। अरे अम्मा मेरे, अरे अम्मा मेरे, अरे अम्मा मेरे, बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया रे माई, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया री माई रे माई रे माई, अम्मा मेरे मामा को भेजो री, अम्मा मेरे मामा को भेजो री। अब देखिए पारिवारिक रिश्तों के डायनेमिक्स भी क्या है, ये गीतों से समझ में आता है। माँ से कहने पे पिता के बाद उसको सबसे बड़ा अधिकार कहाँ लगेगा? मामा। अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा मामा तो बाकारी, बेटी तेरा मामा तो बाकारी। अरे सावन आया, अरे सावन आया, सावन आया रे माई माई माई, अम्मा मेरे भैया को भेजो री, अरे अम्मा मेरे भैया को भेजो री। अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा भैया तो बालारी, बेटी तेरा भैया तो बालारी। किसी को नहीं भेज पा रही बेटी। बाद में क्या कहती है? अरे अम्मा मेरे बचपन को भेजो री, अरे अम्मा मेरे बचपन को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया री माई माई रे माई, अम्मा मेरे बचपन को भेजो री। अद्भुत, सुंदर, मधुर। आपकी तालियां बता रही हैं
एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हम लोक परंपराओं का सम्मान करें, लोकगीत का सम्मान करें, भारत के पद्मश्री सम्मान का सम्मान करें। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ।